राधे राधे भाई सभी को। अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, ऑक्टेन रूल यानी कि अष्टक नियम क्या है उसके बारे में पढ़ा। और अंत में हमने समझा कि किस प्रकार से यौगिक बनते हैं, किस प्रकार से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर एक यौगिक का निर्माण होता है ना। इतनी बातें अपन कर चुके थे। अब आज नया टॉपिक है और नया टॉपिक कौन सा है? रासायनिक बंध, है ना, केमिकल बॉन्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था और NaCl का उसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि किस प्रकार से NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इक्वल टू क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं ना। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि भाई एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इनके ऊपर जो ये आवेश होता है ये इसके नीचे चला गया, ये इसके नीचे चला गया, तो NaCl बनकर आ गया। इतनी सी बात अपनी हो गई थी। अब देखो, जो यौगिक बनते हैं वो यौगिक जब एक दूसरे से मिलकर बनते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में एक बंध बनता है, एक बॉन्ड बनता है। अब वो बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से बनता है, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। देखो, जब अपन रासायनिक बंध की बात करें तो रासायनिक बंध यानी कि जो यौगिक बना है उस यौगिक को बनने के लिए जो दो तत्व मिले हैं उन तत्वों ने किस तरीके से बॉन्ड बनाया है, किस तरीके से वो आपस में जुड़े हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध बोलते हैं। अच्छा, यदि हम बात करेंगे भाई रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका आयनिक बंध। कौन सा होता है? आयनिक बंध। कौन सा होता है? आयनिक बंध। अच्छा, एक होता है आपका सहसंयोजी बंध। कौन सा होता है? सहसंयोजी बंध। कौन सा होता है? सहसंयोजी बंध। और एक होता है आपका उप सहसंयोजी बंध। कौन सा? उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध, है ना। तो इस तरीके से 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, रासायनिक बंध होते हैं। एक होता है आयनिक बंध, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं इसको आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सहसंयोजी बंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। उप सहसंयोजी बंध को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरीके से 3, है ना, बंध बनते हैं। इनके बारे में अपने को पढ़ना, डिटेल से पढ़ना है ना। देखो, लेकिन उससे पहले आपको 3 चीज़ें समझनी है ना, उन चीज़ों को आपको पहले समझना होगा, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि जब उनको उपयोग में लिया जाएगा कि भाई ये, है ना, तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगी कि इसका मतलब ही क्या होता है। तो वो चीज़ें अपने को समझनी है। देखो, एक होती है आपका आयनिक विभव। क्या होता है? आयनिक विभव। आयनिक विभव या कहते हैं आयनिक ऊर्जा भी बोल सकते हो। एक होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और एक होती है विद्युत ऋणात्मकता। कौन सी? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, है ना। अब इन तीनों के बारे में पढ़ना है। देखो, अब यदि मैं बात बताऊं भाई, पहली बात करते हैं आयनिक विभव। आयनिक विभव क्या होता है? जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, है ना। अपने जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लिया। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है बोला कि 11 होता है। ये इसका नाभिक हो गया, ये इसका प्रथम ऑर्बिट हो गया, ये इसका दूसरा ऑर्बिट हो गया और ये इसका तीसरा ऑर्बिट हो गया, है ना। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो तीसरा ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। इतनी स्ट्रक्चर अपने को पता है और कई बार अपने इसको कर चुके हैं ना। अब देखो, आयनिक विभव क्या होता है। मैंने जब आपको अष्टक नियम पढ़ाया तो अष्टक नियम में मैंने आपको बताया कि जो कोई भी रूल होता है, कोई भी जो तत्व होता है, वह हमेशा, कोई भी जो परमाणु होता है वह प्रयास करता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ही उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, वह स्टेबल बन जाता है ना। अब आयनिक विभव क्या होता है कि ये जो बाह्यतम कोश है, इस बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, या फिर हम कहें कि इस बाह्यतम कोश में 1 2 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देने पर यदि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, क्या? यदि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर यदि ये बाहर आता है तो उसी को क्या बोलते हैं? आयनिक विभव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आयनिक ऊर्जा बोलते हैं।
अब देखो यदि मैं सोडियम की बात करूं और सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश से जैसे ही इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से जैसे ही बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती है तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है ना, तो इसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। अब देखो आयनीय विभव, अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही यदि अपनी इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो बाद में ये स्टेबल बन जाएगा। स्टेबल बन जाएगा तो उसके लिए इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना है। अब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है ना। जैसे ही अपन इसको ऊर्जा देंगे तो बहुत ही कम ऊर्जा में ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है। इसीलिए जितने भी धातु होते हैं, मेटल होते हैं, यानी कि ऐसे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, है ना। अब जैसे सोडियम की बात करें, मैं सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो सोडियम क्या है, एक मेटल है ना। अब जितने भी जो मेटल होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, उनके जो आयनिक विभव होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसको एनर्जी दोगे वो तुरंत इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, है ना। अब यदि हम एक नॉन मेटल की बात करें, जैसे मैंने क्लोरीन की बात की, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, है ना, तो समझिएगा इस चीज़ को। जैसे कि मैं इधर बात करते हैं ना, 17, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4, है ना। पहले ऑर्बिट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और जो तीसरा ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब देखो आयनन विभव का तो वही परिभाषा है कि भाई बाह्यतम कोश के आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो आप इतनी एनर्जी दो कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब देखो यहाँ पर ये अष्टक नियम यदि बात करें तो अष्टक नियम के लिए क्या है कि भाई ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये आसानी से अपना अष्टक नियम पूरा कर सकता है। अब इसमें से ये जो बाहर वाला ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो मतलब कि उसके आयनिक विभव भी बहुत ज़्यादा होगा, उसकी आयनिक ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होगी। बात आई आपके समझ में। यानी कि किसी भी जो नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए यदि आप उसमें एनर्जी डालोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक विभव बोलते हैं। यानी कि मेटल्स में जो आयनिक विभव होता है उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन वहीं नॉन मेटल की बात करें तो उनमें जो आयनिक विभव होता है, उनमें जो आयनिक ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी सी बात है आपकी समझ में। यानी कि जो आयनिक विभव वाला कॉन्सेप्ट है ये आपके समझ में आया होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है भाई किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। कोई भी परमाणु है, उस परमाणु का बाह्यतम कोश है, उस बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और आपको ये फैक्ट याद रखना है कि क्लोरीन की जो सबसे ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ठीक है, अभी यदि मैं विद्युत ऋणात्मकता की बात करूं तो विद्युत ऋणात्मकता यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों को किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, वो फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है ना। अब देखो यदि इन तीनों चीज़ों को मैं कंप्रेस करके बताऊँ, है ना, तो इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब अपन मेटल की बात करते हैं तो मेटल में आयनिक विभव भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होती है और विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो उनमें आयनिक विभव भी बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बहुत ज़्यादा होती है और विद्युत ऋणात्मकता भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अपन दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं और जो अपना बॉन्ड पढ़ रहे थे उन बॉन्डों को स्टार्ट करते हैं ना। तो अपना पहला बॉन्ड कौन सा था, आयनिक बंध। कौन सा था, आयनिक बंध। कौन सा था, आयनिक बंध। कौन सा था, आयनिक बंध, है ना। अब इस चीज़ को समझिएगा, देखो आयनिक बंध यानी कि जो तत्व है वो पहले क्या बनेगा, आयन बनेगा, है ना। देखो मैं अपन सोडियम का बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे अपन अब की बात कैल्शियम का लेते हैं ना। कैल्शियम की बात करता हूँ भाई, इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है ना। अब ये तो न्यूट्रल कंडीशन में है, तो इसका परमाणु यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 8
2। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। अब एक चीज़ और जो समझने की वो क्या है कि यार इसके जो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। यदि मैं इसको और यदि जो अपना ऑफ-बाउ का नियम था उसके हिसाब से सॉल्व करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है ना। तो इस तरीके से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा। अंत में जो कक्षक है, जो कक्ष है, जो ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो एक चीज़ जो इसमें क्या ध्यान रखने की है कि जब हम आयनिक बंध की बात करते हैं तो जो पहले तत्व है उसको आयन में बदला जाएगा। यानी कि ये जो कैल्शियम है, यदि इस कैल्शियम को अपन अष्टक नियम में लेकर आते हैं और इसमें यदि ये अपने बाह्यतम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन उनको त्याग देता है तो यह मतलब स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो और किस तरीके से ये आयन बना लेगा, Ca+2, ये इसका आयन बन गया। तो इस तरीके से ये आयन बना लेगा, है ना। कि सोडियम की बात करें तो सोडियम का आयन क्या होता है भाई, Na+1 होता है। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का क्या होता है भाई, Mg+2 होता है ना। एल्युमिनियम की बात करें भाई, एल्युमिनियम का आयन क्या होता है, Al+3 होता है। भाई 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना। तो इस तरीके से आयन बनते हैं। क्लोरीन की बात करें तो भाई क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये -1 हो गया, है ना। यदि यहाँ अपन फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये -1 हो गया। तो इस तरीके से आयन बनते हैं ना। और ये मैं आयन आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो तत्व है ना वो आयन बनाते हैं पहले, फिर आयन बना के वो जुड़ते हैं आपस में, है ना। अब ये जुड़ते किस तरीके से हैं ये चीज़ समझेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि एक जो तत्व होता है, एक जो आयन होता है, उसको आवश्यकता होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और एक जो तत्व होता है उसको देने की ज़रूरत होती है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इस तरीके से एक पूरे तरीके से समर्पित है देने के लिए, एक दूसरा पूरी तरीके से समर्पित है ग्रहण करने के लिए। तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है। जैसे कि अपन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल NaCl का लेते हैं। जैसे मैं सोडियम की बात करता हूँ, है ना। सोडियम की बात करते हैं तो देखो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यदि मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन के कितना होता है, 17 होता है। ये इसका पहला ऑर्बिट, ये इसका दूसरा ऑर्बिट, ये इसका तीसरा और ये इसका चौथा ऑर्बिट, है ना। ये तीसरा ऑर्बिट, पहला दूसरा तीसरा ऑर्बिट हो गया। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, बोला कि 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जो सोडियम है वह चाहता है कि यार मैं अपने इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दूं तो क्या है, आसानी हो जाएगी, मेरा जो अष्टक नियम है वो रूल फॉलो हो जाएगा और मैं स्थायित्व तो प्राप्त कर लूँगा। तो ये अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग देता है तो ये क्या बना लेता है, Na+1 बना लेता है। अच्छा ये क्लोरीन क्या चाहता है कि यार मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मैं जो अपना अष्टक नियम है उसके तहत मैं अपना स्थायित्व प्राप्त कर लूँगा और जो मेरे बाह्यतम कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब क्या करता है कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या, नेगेटिव बनाता है। अब जो Na+1 और Cl-1 ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। तो इस तरीके से जुड़ता है, यानी कि एक जो तत्व होता है वो पूर्ण रूप से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और एक जो तत्व होता है वह पूरी तरीके से उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। अब इनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई क्लोरीन इसके ऊपर डिपेंड है, ये साझेदारी कर रहे हैं, या सोडियम इसके ऊपर डिपेंड है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, उसने उसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यौगिक बन गया। ये जो आयन से जो बनते हैं ना, जिनमें साझेदारी नहीं होती, जिनमें आयन होते हैं जिसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझना, जैसे कि मैं अपन NaCl की बात करते हैं, है ना। अब आयनिक बंध से जो यौगिक बनते हैं उनकी विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है ना, तो उनके बारे में ही पढ़ लेते हैं अपन। देखो जब अपन आयनिक बंध से जो यौगिक बनते हैं उनकी यदि अपन विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता अपने को क्या ध्यान रखनी है, पहली विशेषता अपने को ध्यान रखनी है कि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, यानी कि जब ये यौगिक जो आयनिक बंध से मिलकर बने हुए हैं, यदि वो यौगिक ठोस अवस्था में तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, क्या धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। और यदि ये लिक्विड में है, यानी कि इसको घोल दिया गया है किसी पानी के साथ, लिक्विड में है, तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। अब जैसे कि अपन एग्जांपल ही ले लेते हैं, नमक का एग्जांपल लेते हैं NaCl का।
यदि वह ठोस अवस्था में तो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करके देखिए, आप धारा प्रवाहित करके देखिए, नहीं होती। यदि आप उसको पानी में डालिए, पानी में उसको खूब घोल दीजिए। घोल देने के बाद क्या होता है, जब उसको पानी में आप घोल दोगे ना, तो जो NaCl है ना वो दोबारा से अपने आयनों में टूट जाता है, यानी कि ये Na+1 बना देता है और ये Cl- बना देता है। अब जैसे ही जो सोडियम, ये नमक है, ये नमक अपने आयनों में टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को बहने के लिए आयन ही तो चाहिए। जैसे ही आयन बन जाएंगे तो इनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। इसीलिए NaCl यदि ठोस अवस्था में तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन यदि उसे पानी में मिला दिया गया तो धारा प्रवाहित हो जाती है ना। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी इसकी विशेषता है कि भाई इसके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ना, उच्च हो जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। अब गलनांक और क्वथनांक का मतलब क्या होता है, देखो क्वथनांक क्या होता है कि जब कोई लिक्विड है ना, जब उस ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई द्रव जो पदार्थ होता है वह वाष्प में बदलने लग जाए, किसमें द्रव होता है वो वाष्प में बदलने लग जाए, तो वो जो टेम्परेचर होता है ना, जिस कंडीशन पर, जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव वाष्प में बदलने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। गलनांक क्या होता है, जिसमें कोई ठोस द्रव में बदलने लग जाए, क्या, जिसमें कोई ठोस द्रव में बदलने लग जाए तो वो क्या कहलाता है, वो गलनांक कहलाता है। अब जो आयनिक बंध से जो यौगिक बने होते हैं ना, उनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यानी कि जैसे कि अपन पानी की बात करें तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस है उस पर उबलने लग जाता है, लेकिन आप उसमें पानी मिलाकर और उसको उबालिए तो 100 से ज़्यादा ही टेम्परेचर पर वो उबलेगा, 100 से कम पर नहीं उबलेगा, यानी उसका क्वथनांक बढ़ गया, यानी कि द्रव से वाष्प में बदलने का उसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। गलनांक की बात करें, यदि आपने नमक घोल के पानी को आप ठोस से द्रव में करना चाहते हो, यानी जो बर्फ़ है उसको पिघालना चाहते हो, तो वो बहुत लेट पिघलती है। जैसे कि अपन यदि सिंपल जो प्योर वाटर है, उस वाटर को है ना, उस बर्फ़ को अपन यदि लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि आपने उसमें पानी घोल के रखा है और अब आप उस ठोस को यानी बर्फ़ को अब द्रव में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं भाई गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं, किनके, जो आयनिक बंध से बने हुए यौगिक होते हैं। अच्छा, नंबर तीसरी बात क्या है, नंबर तीसरी बात ये है जनाब, देखो इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है ना। अब ये जो पॉजिटिव वाला होता है ना, ये धातु होता है, मेटल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। अब एक होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो कि अधातु होता है। अच्छा, अधातु मतलब क्या होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या है, अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया ना, तो ये सारी अधातु हैं, धातु हैं। अब देखो जो अधातु हैं उनमें एक ऐसा पॉइंट होता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता भी ज़्यादा होती है, जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज़्यादा होती है और इनका आयनिक विभव भी ज़्यादा होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट इनकी सब चीज़ ज़्यादा होती है। लेकिन यदि इस वाले पॉइंट की बात करें तो इसका आयनिक विभव भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होती है और विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है। तो ये भी आपको फीचर ध्यान रखना है ना। तो ओवरऑल जो आयनिक बंध है किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। मेरा एक छोटा सा प्रयास था। इसके बाद जो दो हैं और सहसंयोजक बंध रह गया, एक उप सहसंयोजक बंध रह गया, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।